सो रीकैप हमारा ये है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सीक्वेंस जो हम फॉलो कर रहे थे जिसके अंदर हमारी टोटल डिस्कशन डेटा के ऊपर थी कि डेटा आप लोगों ने किस तरीके से एक्सप्लोर करना है, जिसको हम ईडीए कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर आप डेटा की विजुलाइजेशन, उसके अंदर डेटा की प्री प्रोसेसिंग के अंदर डेटा की क्लीनिंग, बेसिक वैल्यूज़ को हैंडल करना, किस तरीके से आप लोगों ने करना है विजुलाइजेशन, दैन उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना कि वो मॉडल को आप पास कर सकें। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी थी कि किस तरीके से हम लोग उस डेटा को मॉडल को देते हैं, मॉडल ट्रेन होता है और उसकी हमने एक्यूरेसी रिज़ल्ट एक चेक किया था। आज भी हमारा उसको हम थोड़ा सा मज़ीद, जिसे कहते हैं ना, हमारा एम ये है कि जो लेक्चर हमने आपको लास्ट टाइम दिया था उसको थोड़ा सा ना और आसान करके और थोड़ा सा उसकी चीज़ों को खोल के आपके सामने रखें कि ये चीज़ इस तरीके से होती है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब आपको बताया था ना, तो उसमें कुछ चीज़ें हमने पर्पसली उनको छोड़ दिया था कि ये जब बच्चे करेंगे उनके अंदर एक तो क्यूरीज आएगी और हमें क्यूरीज बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर आई, तो हमारा फोकस आज उसी के ऊपर है कि प्रीवियस लेक्चर को हमने अपडेट किया है, मज़ीद आसान किया, और उसको हम जो है वो आज देखेंगे। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हमने जो है वो ऐड कर दिया है। ओके, तो मेजर फोकस हमारा वही होगा जो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस आई थी और वो थोड़ा एक 2 स्टेप एडवांस था, तो काफ़ी लोग फंस गए थे। जी ठीक है यार, कीप गोइंग। आज 1 घंटे को प्रोडक्टिव बनाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर, फिर ओके वुड सो यू लाइक टू स्टार्ट? या श्योर। तो हाँ। क्लासिफिकेशन हम लफ्ज़ हमने कई बार सुना है और ये मैंने बताया था कि हमारे पास मशीन लर्निंग में एक टाइप की लर्निंग होती है जिसे हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग अगर आपके ज़हन में हो तो इसमें हमारे पास इनपुट भी होती है और हमारे पास आउटपुट भी होती है, और हम इन इनपुट आउटपुट पेयर्स से मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग कैसे करते हैं? हम इनपुट का डाटा देते हैं, मॉडल हमें एक जवाब देता है, हमारे पास उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग जवाब मौजूद होता है। हम देखते हैं कि मॉडल का जवाब और एक्चुअल जवाब में कितना फ़र्क है, फिर हम मॉडल को फीडबैक देते हैं कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। तो इस तरह हम मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाते चले जाते हैं मॉडल को, और मॉडल अपने आप को बेहतर करता चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रेनिंग कहते हैं। चूँकि ये सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग है, क्योंकि हम आउटपुट दिखा के बेहतर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग की एग्जांपल है। सुपरवाइज ट्रेनिंग में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक रिग्रेशन है और एक क्लासिफिकेशन है। ये भी हमने पहले काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, मैं इसको सिर्फ ब्रीफली बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो अगर कोई इजी इरफान एग्जांपल हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कट मी। आप जो है ना वो अपना एक डिफरेंट तरीके से जब बताते हैं ना तो लोगों को बड़ी अच्छी समझ में आती है। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास आउटपुट हमेशा एक नॉमिनल वैल्यू या एक कैटेगरी होती है। जैसे कि गिवन तस्वीरों में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि मंकी की तस्वीर है, डॉग की है या फ्रॉग की है। ठीक है, तो अब ये 3 कैटेगरीज हैं, चौथी कोई कैटेगरी नहीं है, तो जवाब कोई इन तीनों में से आना है, और ये तीनों क्या हैं? नॉमिनल वैल्यू या कैटेगरी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो रिग्रेशन है। रिग्रेशन में आउटपुट हमेशा एक स्कोर आता है। उसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे घर की प्राइस अगर आपने प्रेडिक्ट करनी है तो वो एक नंबर है जो फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वाला नंबर है। जैसे आपके पेपर में नंबर जो है मार्क्स आते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 4.5 भी आ सकते हैं, 7.8 भी आ सकते हैं, तो ये भी एक स्कोर है। तो रिग्रेशन की आउटपुट हमेशा एक स्कोर या एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और क्लासिफिकेशन की आउटपुट हमेशा एक कैटेगरी या एक लेबल, ये लफ्ज़ मैं जानबूझ के इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, एक लेबल होता है। लेबल एक्चुअली किसी भी क्लास का जो नाम है ना, हम उसे कहते हैं ये क्लास लेबल है। जैसे अगर मेरे पास 2 क्लासेस हैं कि गिवन इमेज जो है वो बिल्ली का इमेज है या बिल्ली का इमेज नहीं है, तो ये 2 क्लासेस हैं। ठीक है, तो गिवन इमेज अगर कैट का इमेज है तो हम कहेंगे कि ये कैट एक लेबल है, और गिवन इमेज अगर कैट का इमेज नहीं है तो हम कहेंगे ये नॉन कैट क्लास से बिलोंग करता है, ये भी एक लेबल है। तो क्लासिफिकेशन में कैटेगरी हमारे पास आती है।
तो इस पॉइंट तक इरफान अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। क्लास जो बेसिक चीज आपको यहाँ समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये आपको बताया जा रहा है कि कौन सी चीज कहाँ यूज होनी है, कैसे यूज होनी है, उसका मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो आपने समझना है कि ये चीजें इस्तेमाल, रिग्रेशन कब इस्तेमाल करनी है, क्लासिफिकेशन कब इस्तेमाल करनी है। उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि आपके पास जो क्लासिफिकेशन की आउटपुट है वो वो रेंज नहीं है, एक लिमिटेड आउटपुट होगी, और वो लिमिटेड आउटपुट डिपेंड करेगी कि आप कहाँ पे किस सिचुएशन में क्लासिफिकेशन लगा रहे हैं, राइट। अगर आप क्लासिफिकेशन लगा रहे हैं, अगेन हम एक शुरू से एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इलेक्शंस पे चला रहे हैं, तो आपने देखना है कि यार ये इस पार्टी के वोटर हैं, ये इस पार्टी के वोटर हैं। काफी ज्यादा रिसेसमेंट के बाद वो जो नाम होगा आप उसको क्लास भी उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास दो कार्ड, अगर 5 पार्टियां हैं तो आपकी आउटपुट 5 में से होगी, उन 5 के अंदर, रेंज देखे 5 के अंदर। लेकिन आप अगर चले जाएं क्रिकेट मैच को प्रिडिक्ट करने के लिए, क्रिकेट मैच के स्कोर को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो रेंज ऑफ आउटपुट देखें कितनी चेंज होगी, और आपको एक नंबर मिल रहा है उसके अंदर। हो सकता है फ्लोटिंग हो, कुछ भी हो सकता है, बट आपके लिए 0 से लेके 500 तक, 600,000 तक कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो रिग्रेशन कहाँ लगती है, क्लासिफिकेशन कहाँ लगती है, ये इतना बेसिक है, इतना बेसिक है कि इसको आपके ना सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कहाँ करना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज ही यहाँ होते हैं कि यहाँ क्लासिफिकेशन लग रहा है या रिग्रेशन, हालांकि दोनों में बहुत फर्क है। तो ये समझने की जरूरत है। और एक की जो इनपुट है वो हमेशा ये होता है कि आपके पास एक डिजिट आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन दूसरे की इनपुट जो है वो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट में आ जाता है। तो उसको भी आपकी समझने की जरूरत है। बाकी आई डोंट थिंक सो इसके लिए कोई एग्जांपल ड्रॉ हमें करने की जरूरत है, जो कि काफी, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की साइड पर लगा रहे हैं तो वो एक इसमें नाम मैं आ जाएगा। एक चीज़ मैं थोड़ी सी मजीद ऐड कर दूंगा, तो बच्चों का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस वो मजीद इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे सर ने भी आपको कोई एग्जांपल दी है कि एक क्रिकेट मैच की और इलेक्शंस की अगर एग्जांपल ले लें तो उसमें आपके पास दोनों किस्म की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं, आप ये आउटकम लेना चाहते हैं कि ये दो पार्टीज में से पहली विन करेगी, पार्टी ए जीतेगी या पार्टी बी जीतेगी, ठीक है, तो ये आपने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे ए या बी। अगर आपकी प्रॉब्लम इसमें डिवाइड हो जाए कि आप ये करना चाहते हैं कि पार्टी ए को कितने वोट मिलेंगे और पार्टी बी को कितने वोट मिलेंगे, अब आप वोट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आउटपुट में लेंगे, ठीक है। तो ये अब आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि अब आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक ही प्रॉब्लम को आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपने क्लासिफिकेशन करनी है या रिग्रेशन करनी है। अब इसके ऊपर एक चीज़ आती है कि क्या आपने तो ये चीज़ सोच ली, क्या आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपका डेटा बताएगा। डेटा के अंदर आपको अगर इस तरह का कॉलम मिल रहा है जिसके अंदर आपको लेट्स से सारे फीचर्स मिल रहे हैं, और उसमें एक फीचर ऐसा भी है जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि इन तमाम फीचर्स के बाद ये पार्टी पार्टी ए वॉन, पार्टी बी वॉन, मतलब पार्टी ए जीत रही है या पार्टी बी जीत रही है। अगर इस तरह का कैटेगरी वाला कॉलम मौजूद है तो आप उसमें क्लासिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? आपके पास वो वाला फीचर, वो वाला कॉलम अवेलेबल है। अगर अब आपके पास ये वाला कॉलम नहीं है, बट आपके पास एक ऐसा कॉलम मौजूद है जिसके अंदर वोट्स की जो तादाद है वो काउंट आपके पास मौजूद है कि पार्टी ए को फलाने एरिया से इतने वोट मिले थे, फलाने एरिया से इतने वोट मिले थे, फलाने एरिया से इतने वोट मिले थे, तो वो डेटा सेट अब आपको इनेबल करता है और उसके ऊपर आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और उसका टारगेट वेरिएबल आपका वो वाला कॉलम होगा जिसके अंदर काउंट ऑफ वोट है, वोट्स की तादाद मौजूद है। तो आप टारगेट वेरिएबल उसको बनाएंगे और तमाम डेटा सेपरेट रख के उसके ऊपर जो है वो लीनियर रिग्रेशन लगा के अपना मॉडल ट्रेन करेंगे और आपको आउटपुट अमाउंट काउंट ऑफ वोट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना थॉट प्रोसेस, जिस तरीके से आपका मतलब मेन फोकस ये होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं निकालना क्या चाहता हूँ, ये निकालना चाहता हूँ, क्या डेटा ये पॉसिबल है इस डेटा के साथ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपने उसकी रीजंस देखनी है कि क्यों नहीं है, और आप अपने डेटा सेट को या तो चेंज करेंगे या अपनी प्रॉब्लम को मतलब क्लासिफिकेशन से रिग्रेशन में चेंज करेंगे या रिग्रेशन से क्लासिफिकेशन में चेंज करेंगे। इसकी एक एग्जांपल बड़ी आसान सी है। फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है। अब टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना जो है ये हमें लगता है कि एक रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है।
लेकिन मुझे लगता है कि मेरा रिग्रेशन का मॉडल शायद इस पे अच्छा काम ना करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो टेम्परेचर है ना, इसे मैं 3 क्लासेस में डिवाइड कर दूँगा, लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। मैं कहूँगा लो टेम्परेचर जो है वो लेट से 1 से लेके 15 तक है, मीडियम टेम्परेचर जो है वो 16 से लेके 35 तक है, और हाई टेम्परेचर 36 से लेके 50 तक है। तो अब एक तरफ पहले मेरा प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए उसको एक डिफरेंट तरीके से मोल्ड किया और क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम बना लिया। तो आपने ये स्टैंडर्ड इन्होंने बना लिया ना एक तरह का, जैसे हाँ कि आप बिल्कुल अगर एग्जैक्टली अपने ड्रेस खरीदें जो तो स्मॉल मीडियम लार्ज होता है, अगर आप स्मॉल को कभी गौर से पढ़े तो उसके अंदर रेंज होती है, मीडियम के अंदर अलग से रेंज होती है, लार्ज के अंदर अलग से रेंज होती है, लोगों ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया। सो अगर आप स्मॉल मीडियम लार्ज हटा लें तो आपको रिग्रेशन लगाना पड़ेगा, अगर आप स्मॉल मीडियम लार्ज लगा दें तो आपको क्लासिफिकेशन अप्लाई करके वो कर क्लासिफिकेशन सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक दैट शुड बी क्लियर हारिस, लेट्स ओके। मूव ऑन। सो अब अगले टॉपिक्स के लिए एक कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन आज थोड़ा सा जो टॉपिक हमारा उसके साथ कनेक्ट करके डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि रिग्रेशन हमने आगे डिस्कस करनी है थोड़ी सी डिटेल में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती या किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड ना करे। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि वो वेरिएबल जो आपके पास किसी दूसरे वेरिएबल पर, किसी दूसरे फीचर पर, किसी दूसरे कॉलम के ऊपर उसकी वैल्यूज़ डिपेंड कर रही हों। मिसाल के तौर पर इलेक्शंस वाला जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसी के अंदर देख लें कि अगर उसके पास, उसमें आपके पास एक कॉलम है अमाउंट ऑफ वोट का, किसी एरिया में एक पार्टी के वोट ज़्यादा हैं, किसी में एक पार्टी के वोट कम हैं, तो जो वोट वाला कॉलम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? वो डिपेंड करता है बाकी तमाम फीचर्स पे जो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल वहाँ की आबादी कितनी है, वहाँ पे उस पार्टी का इन्फ्लुएंस कितना है, वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही है वो कितनी है, वहाँ पे लोगों के अंदर लिटरेसी रेट कितना है, ये तमाम चीज़ें आपको दी गई हैं। तो वो इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। लेकिन उन तमाम की वजह से एक इफेक्ट आता है, एक वैल्यू जनरेट होती है और उसकी वैल्यू असरअंदाज होती है एक दूसरे वेरिएबल पर, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और वही जब आप डेटा सेट में से एक टारगेट वेरिएबल निकाल रहे होते हैं, तो ये आपने जहन में रखना है कि जो आपका टारगेट वेरिएबल होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वो तमाम फीचर्स पर डिपेंड करता है और उन फीचर्स को देखते हुए उसकी वैल्यू जनरेट होती है। या जिस तरह हम टाइटैनिक में देखा था कि तमाम फीचर्स आप देख रहे थे कि उसकी एज क्या थी, उसने पैसे कितने दिए थे, वो किस क्लास से बिलोंग करता था, किस जगह से बैठा, उन चीज़ों को देखते हुए हम आगे एंड में क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो सर्वाइव कर सका या सर्वाइव नहीं कर सका। इन केस अगर डेटा के अंदर आपका कॉलम आ रहा है मेल वाला, हमने देखा था कि मेल्स की जो सर्वाइवल रेट था वो बहुत थोड़ा था। तो जैसे ही मेल वाला फैक्टर आया तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस क्या थे कि ये नॉट सर्वाइव होगा। ठीक है। तो एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसको अगर मैं और बहुत आसान तरीके से समझाऊं तो आपको याद होगा जब हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते समझ थे। लें, जैसे ही डॉक्टर हाँ साहब और आरएस ने समझा के फ्री होना, तो मैंने आप लोगों से एक सवाल करना है। एग्जैक्टली आप तीसरी चौथी क्लास में आपसे जो टीचर था वो कहता था यार इसका स्क्वायर निकालो, जिसे हम कहते थे इसका मुरब्बा निकालो। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 स्क्वायर क्या होता है 16। आप नोट करें मैं डिजिट चेंज कर रहा हूँ, स्क्वायर भी चेंज होता जा रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वो इंटीजर यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो मैं एक्स दूंगा वो इंडिपेंडेंट है। मैं आपसे कहता हूँ नहीं यार मैंने तो 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 मैंने खुद चूज़ किया, इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्क्वायर जो है 11 चूज़ करने से स्क्वायर अब 121 ही निकलना है, उसके अलावा तो कोई स्क्वायर नहीं ना होता। तो इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो नंबर है जो आपने चूज़ किया, डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो उसका स्क्वायर है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी इफेक्ट होती है। ओके, सवाल ये करूं तमाम एक? यहाँ इरफान जी का जी एक क्वेश्चन है जी, इरफान आरिस प्लीज। भाई, अच्छा, एक सिनेरियो ले लें आप लोग
आपके पास वोटर्स का डेटा है, इलेक्शंस का डेटा है, जिसके अंदर एक कॉलम है जिसमें ये बताया गया है कि वोट्स कितने पड़े। हो सकता है अब उसके अंदर पिछले 10 साल का डेटा है, उसके अंदर है जी वोट्स, पहले ईयर्स हैं 2000 लेस से 2001, 2002, 2003, 2004, 2001, कॉलम है ईयर्स का। फिर हर ईयर्स के सामने वोट है कि हर साल कितने वोट पड़ रहे हैं, ऑब्वियसली बदल रहे होंगे। उसके बाद है इलेक्शन गर्मी में हुए, सर्दियों में हुए, मौसम। उसके बाद है इलेक्शन किसने करवाया। उसके बाद है इलेक्शन कहाँ कहाँ हुए। उसके बाद है उस वक्त जो है इलेक्शन कितने सालों बाद हुए, 3 साल बाद हुए, 2 साल बाद हुए, 4 साल बाद हुए। उसके बाद जो अगला कॉलम है उसके अंदर बताया गया है कि मेल फीमेल रेशो क्या थी। उसके बाद बताया गया है गवर्नमेंट किसकी थी, पिछले 10 सालों में कैसे कैसे बदल रही थी। अब इस सारे डेटा में से जितने भी वेरिएबल्स आपने डालने हैं डालें, बस मुझे एक सवाल का जवाब दें। इसमें अगर नंबर ऑफ वोट्स डिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या बाकी सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यस और नो? जिस तरह से समझाया गया है, मुझे पता है कि इमेज कैसी बनी होगी। मैंने सिर्फ उस इमेज को ब्रेक करने के लिए एक सवाल किया है कि लेट्स से कि अगर 100 और वेरिएबल हैं तो क्या वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सब पे डिपेंडेंट है तो तब डिपेंडेंट वेरिएबल बना है वो। अगर सारे नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो क्या है फिर? ओके सो देखें, ट्रिकी सवाल है सर। ये ट्रिकी सवाल है। इसके लिए ना हम ए नाइव अप्रोच यूज़ करते हैं। नाइव बेस्ड एक खौफनाक सा लफ्ज़ है, लेकिन नाइव अप्रोच जो है ना वो ज़िंदगी को आसान कर देती है। नाइव अप्रोच ये कहती है कि अगर आपके पास 100 वेरिएबल्स हैं और उसमें से आपने एक वेरिएबल प्रेडिक्ट करना है और 99 वेरिएबल यूज़ करने हैं, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि वो 99 जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और जो आपका आंसर है वो उन 99 से अफेक्ट होता है। हैविंग सेड दैट, मैंने पहले कहा था ये नाइव अप्रोच है। ये हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा मैथ इजी रहे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि उन 99 में से भी तो मैं कोई भी टारगेट वेरिएबल ले सकता हूँ ना। फिर जब मैं 99 में से कोई टारगेट वेरिएबल लूँगा तो बाकी वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो उन पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, आपने जहन में रखनी है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी ज़िंदगी आसान से आसान करें जब भी हम कोई नॉलेज डेवलप करते हैं। तो इस नॉलेज में बेशक वो सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अज्यूम हमने यही करना है मैथ आसान रखने के लिए कि 99 वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है, मुश्किल सा बता दूं, IID, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉरी आई कुडंट। मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज हो गए हैं हाँ, लोग, नहीं हुए 99 मैं वेरिएबल थोड़ा इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। थोड़ा सा ना एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं। देखें मैं आप ही की तरफ सवाल मोड़ देता हूँ। अभी जिस तरह से एक्सप्लेन किया ना, तो हमने ये कहा कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट है बाकी वेरिएबल्स के ऊपर जो उसकी वैल्यू पे इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि उस डेटा के अंदर सारे वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे होंगे। नो, आई एम बीइंग एक्ट एज ए स्टूडेंट। सो अगर जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट नहीं कर रहा तो वो क्या है? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उनको तो हमने नाम दे दिया, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल उनको इफेक्ट कर रहे हैं। तो इज देयर एनी नेम और एनीथिंग जो कि वेरिएबल बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ? इसकी देखें सर, इनको थोड़ा सा आसान कर देते हैं कि जिस तरह इन्होंने एग्जांपल देखी थी, टाइटैनिक वाला डाटा सेट भी था, उसके अंदर हम लोगों ने ये काम किया था कि हम तमाम वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन देख रहे थे उनका आपस में, कि एक वेरिएबल दूसरे पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हमने कोरिलेशन यूज़ की थी। ठीक है, अब कुछ हमें वेरिएबल इस तरह के नज़र आए कि जिनके अंदर फॉर एग्जांपल वो कॉलम था नाम वाला। अब उस नाम का कॉलम का मेरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल था कि वो सरवाइव किया या नहीं किया, उससे कोई ताल्लुक नहीं था वो। ठीक है, वो उस डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था। जैसे टिकट नंबर आपने बिल्कुल, बताया टिकट था। नंबर था, वो हमने क्या किया था, हमने
उसका डेटा रिलेशन मशीन कमजोर था, कोरिलेशन वैल्यू लो थी उसकी। बिल्कुल लो थी, तो उसको हमें रखने का कोई फायदा नहीं था अपने उस डेटा के अंदर, वेरिएबल तो को हमने क्या उसको ड्रॉप कहते हैं? कर दिया। अरे तो उस वेरिएबल का क्या नाम देंगे? उस वेरिएबल को हम नॉर्मली हाँ, उसका कोई नाम एज नाम सच ऐसे है नहीं नहीं। लेते, लेकिन उसको हम ये कहते हैं कि हमारे लिए हम ये यूजफुल कहते हैं नहीं कि है। ये यूजफुल नहीं है हमारे प्रोडिक्शन मॉडल के लिए, तो हम उस कॉन्सेप्ट को क्योंकि फिर हम लास्ट यूज करते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए, जो let मैंने me इनको let me बिल्कुल नहीं put it पढ़ाई। together as an answer. Let me put it together जो मेरी समझ में आया, क्योंकि लास्ट टाइम भी पढ़े थे और I'm acting as a student here. सो बेसिकली जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं, सो व्हाट वी हैव डन इज कि हम उस डेटा पे कर रहे हैं जिसमें हम कोरिलेशन कैलकुलेट करके आगे आ चुके हैं और इररेलेवेंट कॉलम्स ड्रॉप कर चुके हैं। उस स्टेज पे आके हम डिपेंडेंट वेरिएबल पिक करेंगे। अगर पहले करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स करेगी। जब एग्जैक्टली। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो थर्ड स्टेज पे आएगा। पहले नंबर वन, आपने डाटा का कोरिलेशन देखा, डाटा को जिसको कॉलम्स को ड्रॉप करना था कर दिया। अब आपके पास सारे जो हैं उनका कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बट आपकी एक थ्रेशोल्ड के अंदर है। अब आप कह सकते हैं कि देयर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी सारे इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर एक स्टेप पहले ये हरकत करेंगे तो ये वाली थ्योरी मेरे ख्याल में फिर कनेक्ट नहीं करेगी, इसलिए मैंने आपने सवाल। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसी चीज को हम बार बार बताते हैं कि डेटा इंजीनियर की जॉब क्यों इंपॉर्टेंट है। वो डेटा इंजीनियर डाटा को बेहतर करता है, उसकी क्वालिटी फिर एमएल इंजीनियर को देता है। तो ये जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, ये मैंने इसीलिए हम सब बार बार बच्चों को बताते हैं कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मॉडल ट्रेनिंग से पहले करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका रिलेशनशिप किस किस वेरिएबल से स्ट्रॉन्ग है और किससे नहीं है, राइट। तो अब आपने इसलिए यहाँ आप पे ईडीए करते हैं। अब आपने यहाँ क्या सीखा? अब आपने, मैं अगर आप सवाल करूं तो अब आपको ये पता चला कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, राइट? मुझे जरा आंसर दें यस और नो में। क्या आपने पिछले 5 मिनट की कन्वर्सेशन से क्या सीखा? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम बीइंग वेरी सीरियस। तो आपने ये सीखा, यस और नो? सो द आंसर मोस्टली आई एम सेइंग इज यस। मैं टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रख रहे हो ना, क्यूरियोसिटी का बटन ऑन कर दो। हम बताते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कनेक्टिविटी कर ही नहीं रहे, वैलिडेशन इन पैरेलल वैलिडेशन नहीं कर रहे। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने सवाल करना शुरू किया तो मुझे इसका जवाब नहीं पता था, पर मेरे जहन में क्यूरियोसिटी आई। आई एम नॉट एक्टिंग एज ए टीचर, बट पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में मैंने रन टाइम पे कनेक्ट किया कि मैंने कहा बाकी कहाँ गए। अब जब कन्वर्सेशन शुरू हुई तो कन्वर्सेशन के बाद में मेरे जहन में कि यूं तो हो सकता है डॉक्टर साहब, यूं हो सकता है डॉक्टर साहब ने कहा हो सकता है, तो एक थ्योरी ड्राइव हुई ना सर। तो वेरी थॉट राइट। प्रोसेस सीखे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने स्टूडेंट बनना है तो किसी सीखे हुए बंदे का सोचने का तरीका सीखें। अदरवाइज इतनी नॉलेज आपके सामने बैठी है, शराज साहब जैसे बंदा आपके सामने बैठा है, अगर आपने इनसे एक्सट्रैक्ट करना है तो यू नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका जवाब देते हो हम डूब गए हो, हम पीछे जाना पड़ा, हमें स्टोरी बिल्ड करना पड़ी, हमें चैलेंज हुआ। एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो एक पूरा प्लॉट बिल्ड करता है और वो अपने सवाल के अंदर खो जाता है, पहले जवाब ढूंढता है, एंड टू एंड मीट करता है। तो थॉट प्रोसेस होता है। एआई, अगर आप इस थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं ना कि चिराग सर, भारिस और मैं आपको समझा रहे हैं और आप स्टोर करते हैं कि इवेंचुअली समझ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। एक वक्त आएगा मेमोरी चोक हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज थॉट प्रोसेस को करें, और जब हमारे लेक्चर खत्म हो तो इन चीजों के बारे में बैठ के सोचा करें। 24/7 आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये बात समझ में नहीं आ रही है, इन्होंने बोला तो इन्होंने क्यों बोला, आई मीन व्हाई। सो ब्लैक एंड व्हाइट में ना स्टडी करें, अपना थॉट प्रोसेस को ठीक करें। और मुझे आपने देखा कि कॉन्सेप्ट जैसा भी हो हमने समझाया, ऑन लाइव ही समझाया, बेहतरीन तरीके से समझा, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सवाल करना सीखें। तो इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैंने पूछ लिया। आपको नहीं पता होता तो आप अगले Q&A सेशन के लिए अपने सवाल आप इस तरह से लेके आएंगे। जी आरस भाई, आपकी स्लाइड पे मैं वापस ले आऊं आपको। जी जी, थैंक यू। ओके, तो हम लोगों ने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि हम लोगों ने आज रिग्रेशन का टॉपिक करना है। तो रिग्रेशन को अगर हम लोग सिंपल, बिल्कुल कम अल्फाजों के अंदर अगर एक्सप्लेन मैं करूं तो वो ये है कि हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल
का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है, कि वो कैसे एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह से बदल रहा है, वैल्यू ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, उनका रिलेशन कैसा है, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी बेसिक लो लेवल एक डेफिनेशन है कि रिग्रेशन क्या है, कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों का रिलेशन चेक करेंगे। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब आपके डेटा सेट पे और आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मैंने स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ मेंशन कर दी है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़े उनको इस तरह की चीज़ें क्लियर हो जाएं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका आउटकम या जिसे आप टारगेट वेरिएबल कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको आप फीचर्स कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं, और उसका हमने और क्या नाम रखा था, एट्रीब्यूट, वेरिएबल। हाँ बिल्कुल, शाबाश। सो इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है कि रिग्रेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान एक रिलेशन है, उसको देखना है। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि हमने कोरिलेशन में भी तो ये चीज़ देखी थी, कि कोरिलेशन में भी तो हम देख रहे थे कि दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या ताल्लुक है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है, क्या एक कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। तो उसमें ना डिफरेंस है। डिफरेंस आपको इस तरीके से बता देते हैं कि जो रिग्रेशन है वो भी रिलेशन को देखती है, कोरिलेशन भी रिलेशन को देखती है, लेकिन रिग्रेशन उससे एक स्टेप आगे जाती है। कोरिलेशन में सिर्फ आपको इतना पता चल जाएगा कि अगर मैं ए को इंक्रीज करूंगा तो बी भी इंक्रीज करेगा, ए को डिक्रीज करूंगा तो बी भी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज कर जाएगा, जो भी उनका आपस में रिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें उससे कोई वैल्यू नहीं पता चलती। रिग्रेशन हमें ये बताता है कि अगर तुम जो ए की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो बी की वैल्यू इतनी इंक्रीज होगी, वो आपको एक वैल्यू देगा, ठीक है। वो आपको उसकी क्लास बताएगा कि अगर ए को तुम इतना खाना दोगे तो वो हेल्दी से अनहेल्दी की कैटेगरी में चला जाएगा। कैटेगराइज आप उसको क्लासिफिकेशन में भी देख सकते हैं, आप उसको एज अ लीनियर रिग्रेशन जहाँ पे आप वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करवा रहे होते हैं उस फॉर्म में भी देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट कहने का पर्पस यह है कि रिग्रेशन आपको रिलेशन तो बताता है, साथ आपको एक वैल्यू भी देता है। तो इट मीन्स रिग्रेशन आपके पास एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है कि आप उससे कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करवा सकते हैं, कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करवा सकते हैं कि ये इस पे चेंज करेगा तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। अगर इस एरिया के अंदर आप वोटर्स को ज़्यादा एजुकेट कर देंगे तो इलेक्शन के अंदर वोट्स की तादाद ये होगी, या अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये वाली पार्टी जीतेगी, इस तरह से। लेकिन कोरिलेशन क्या था, इस एरिया के अंदर अगर एजुकेशन ज़्यादा होगी तो वोट ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, कितने होंगे हमें नहीं पता। कोरिलेशन यहाँ पे स्टॉप कर जाती। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल सर। देखें, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल। जब आप आगे निकल जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें जब आपको याद आती हैं, दोबारा पढ़ रहे होते हैं, हमेशा ज़िंदगी में रिवीजन करते रहना चाहिए। तो अब आप इमेजिन करें कि आपको किसी ने कहा कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढें या एक वेरिएबल पिक कर, आप दोबारा से स्टोरी बिल्ड करते हैं। आपने वेरिएबल पिक करने के लिए कोरिलेशन की तरफ गए, आपने कोरिलेशन मेथड लगाया और कोरिलेशन मेथड ने आपको ये बताया कि ये रिलेशन है या नहीं है। जिनका रिलेशन नहीं था, इमेजिन कि आपने उनको ड्रॉप कर दिया, 100 में से 10 वेरिएबल्स को आपने ड्रॉप कर दिया और 90 वेरिएबल आपने रिटेन कर लिए अपने डेटा के अंदर। और अब अगर आप उस पे रिग्रेशन नहीं लगाते तो यू विल बी डीलिंग विद 90 डिफरेंट वेरिएबल्स। लेकिन अगर आप रिग्रेशन लगा देते हैं तो रिग्रेशन कहता है और उनमें से 30 वेरिएबल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बहुत ही कम है लेकिन है सही, तो मतलब कि आप 30 और ड्रॉप कर दो। तो रिग्रेशन ने आपको प्रिसाइज कर दिया कि यार इनका रिलेशन तो है जो कि कोरिलेशन ने बताया था, लेकिन इनकी जो वैल्यू है रिलेशन की वो बहुत ही नॉमिनल है सी बट नॉमिनल है। तो इसका आपको एक और डिसीजन पावर मिले, आपका डाटा रिफाइन हो गया, आपके मॉडल और एक्यूरेट हो जाएंगे। तो लीनियर रिग्रेशन आई बिलीव के शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। नाउ द क्वेश्चन इज के आस्क द क्वेश्चन एट द एंड, कन्वर्सेशन डाइवर्ट हो जाएगी। बट इस तरह से कोरिलेशन के बाद लीनियर रिग्रेशन, इस रिग्रेशन की जो बात इन्होंने की है, दैट्स द स्टोरी के आप इस पे आ जाते हैं रिग्रेशन के लिए, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए। जी आरएस भाई।
ओके, सो रिग्रेशन को अगर देखें तो रिग्रेशन आपको एक वैल्यू देगा। वो वैल्यू क्या होगी, अब ये इम्पॉर्टेंट सबसे आज का एस्पेक्ट चलेगा। उस नोटबुक के अंदर भी जब हम चीज़ें देख रहे होंगे तो हमारा ये उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करेगा। तो यहाँ से आप लोगों की अटेंशन ज़्यादा चाहिए। रिग्रेशन हमें एक वैल्यू देता है। अगर मैं क्लासिफिकेशन के अंदर बात कर रहा हूँ जिसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, तो वो आपको 2 नंबर्स देगा बाइनरी क्लासिफिकेशन में, 0 या 1, ठीक है। अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो वो आपको कोई एक वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल वोट्स की तादाद में बात कर लें तो 100 मिलेंगे, 200 मिलेंगे, 300 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे या 1 लाख मिलेंगे। वो वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है कि 0 मिलेंगे, कोई भी नहीं मिलेगा वोट, ठीक है। तो रिग्रेशन आपको एक वैल्यू देगा जो आपको एक रिजल्ट बता रही होगी, एक इंसाइट बता रही होगी कि ये चीज़ चेंज होने से हमारे पास ये इफेक्ट आ सकता है वोटर्स की तादाद में, ठीक है। कोरिलेशन आपको क्या देती है, वो भी एक वैल्यू देती है, लेकिन वो वैल्यू सिर्फ आपको रिलेशन बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो -1, ठीक है, माइनस उसमें आपको ये बता रहा है कि नेगेटिव रिलेशन है, 1 आपको बता रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी फ़ौरन से कम हो जाएगी। +1 आपको ये बताता है कि एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन है। 0 मीन्स कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, एक को बढ़ाते जाओ दूसरे को कम करते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना एक दूसरे के ऊपर। तो वैल्यू दोनों देते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, उनको समझने का जो उनका जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो आपको इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है वो डिफरेंट है। सो आई होप कि ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी सर। या एक और मुश्किल लफ्ज़ है जो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। वो मुश्किल लफ्ज़ हम अगले लेक्चर्स में बार बार आएगा, तो इट्स अ गुड पॉइंट कि मैं वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ। अभी इरफान ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास अगर 100 वेरिएबल्स हैं और उसमें से हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया और 99 इंडिपेंडेंट थे, तो हम स्टार्ट में, अब आप अज्यूम करें स्टार्ट में हमारे पास 100 थे, हमने ईडीए नहीं किया था। हमें पता था कि एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, 99 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे टाइटैनिक की एग्जांपल में हमें पता चला यार नाम का तो कोई असर नहीं पड़ता कि बंदा बचा है या नहीं बचा, ठीक है नाम को निकाल दो। फिर हमने देखा टिकट नंबर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बंदा बचा या नहीं बचा, इसको भी निकाल दो। और इस तरह ईडीए करने के बाद 99 में से हमने फॉर एग्जांपल 29 वेरिएबल्स निकाल दिए। आपने 3 दफ़ा ईडीए बोल दिया और अभी 60% लोगों को ये भूल चुका होगा कि ईडीए क्या है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, वो मैं तेजी में कह जाता हूँ, लेकिन ईडीए का मतलब है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। Yeah, you can thank me guys. ओके, तो अब आपने अपना एनालिसिस स्टार्ट किया था 99 वेरिएबल से, लेकिन ईडीए करने के बाद आपको पता चला यार इसमें से 70 यूजफुल हैं, 29 यूजफुल नहीं है मेरे एल्गोरिदम के लिए। तो ये जो 99 से 70 का सफर है ना, इसे हम कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। क्या कहते हैं? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। यानी कि हमारे पास स्टार्ट में रो में 99 नंबर्स थे, 99 नंबर्स का एक रो था, वो मैंने एनालिसिस करके उस नंबर को रिड्यूस कर लिया 99 से 70 पे। रिड्यूस किया ना, रिड्यूस करने का मतलब है कम करना। तो ये जो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो अब चूंकि मैंने ये इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ये लफ्ज भी बार बार बोलूंगा मैं। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे टाइम पे इंट्रोड्यूस कराया गया है, क्योंकि ये आपकी जान आसानी से नहीं छोड़ने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज अ गुड टाइम, आप इसको यूं समझ लें कि डेटा को थोड़ा ट्रिम किया गया। आप इसको ये भी समझ लेते हैं कि यार आपने किसी बंदे को आप गेस करना है, जज करना है हु इज ही, तो आप उसके इररिलेवेंट पार्ट पे ध्यान नहीं दे सकते। इसको छोड़, इसको छोड़, ये बात भी ना कर, ये बात भी ना कर, मुझे नहीं फर्क पड़ता तू कहाँ से आया, आई डोंट केयर तू क्या खा के आया, आई डोंट केयर तूने क्या पहना हुआ, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ आओ। इंटरव्यू के अंदर जब हम जाए ना, खास तौर पे इंटरव्यू के अंदर हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं,
तो उस वक्त हम सीधा कहते हैं टू दी पॉइंट बताओ, सीधा प्रिसाइज सवाल पूछते हैं, 2 मिनट में बंदा बाहर होता है या अंदर होता है, ठीक है। तो हम उससे अगर कहानी पूरी किस चीज़ पे आए, कहाँ पे आए, वो सारा कुछ खत्म कर दें तो हमारी डिसीजन मेकिंग तेज भी हो जाती है, एक्यूरेट भी हो जाती है, और इसके बहुत ज़्यादा, इसने मुझे भी तंग किया था, तो आगे जाके आपको तंग करेगी थोड़ा सा। तो ये बहुत अच्छी अच्छी जगह पे एग्जांपल है अच्छे actually। तरीके से उन्होंने समझा रहा है, तो स्टोरी बिल्ड कर लें, इस वर्ड से दोस्ती कर लें जी। बिल्कुल। और डायमेंशंस, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं तो ये बता देते हैं कि जो कॉलम्स हमारे पास डेटा सेट में मौजूद होते हैं, जिनको हम वेरिएबल कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, तो हम डेटा साइंस की फील्ड में उनको डायमेंशंस रेफर करते हैं कि ये एक डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन है, ये तीसरा। अगर आपके पास एक डेटा सेट में 12 कॉलम हैं, 12 वेरिएबल्स हैं, तो हम कहेंगे इसकी डायमेंशनैलिटी 12 है। यानी कॉलम का नया नाम है डायमेंशन। डायमेंशंस तो आज एक नया नाम आ गया। कॉलम का नया नाम है डायमेंशन। तो चलें जी, आगे मूव करते हैं। तो लॉजिस्टिक, हम रिग्रेशन की बात करें तो हम रिग्रेशन की टाइप में लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। क्यों? लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें वैल्यू देता है 0 या 1 नहीं, बल्कि एक और तरीके से कह सकते हैं कि 0 और 1 तो देता है, ये हमारी आसानी के लिए देता है कि हमें पता लग जाए कि यार ये बंदा जिंदा है या ये मर गया है। लेकिन असल में वो क्या करता है, वो असल में एक वर्ड मैं भी अब दोबारा से एक प्रोबेबिलिटीज देता है, प्रोबेबिलिटी देता है, वैल्यू चांस ऑफ अकरेंस के इतने % चांस है कि ये जिंदा था, इतने % चांस है कि ये मर गया था। वो चांस का एक वैल्यू देता है जिसकी वैल्यू 0 से 100 के 1 के दरमियान में होती है, सॉरी 0 से 1 के दरमियान। लेट्स से वो कहता है 0.23% चांस था कि ये बंदा बच गया हो, ठीक है। और दूसरी हम कोई उसको डेटा देते हैं, उस पर वो कहते हैं 0.96% चांस था कि ये बंदा जिंदा होगा, ठीक है। तो जो 0.96% चांस है, इसका मतलब क्या है कि उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और जो 0.23 वाला है उसके चांसेस बहुत कम थे। तो अब वैल्यू तो आपकी 0 से 1 के दरमियान किसी भी रेंज में आ सकती है, वो 0.1 आ सकती है, वो 0.2 आ सकती है, वो 0.3 की रेंज में आ सकती है, वो 0.4, 5, 0.6, 0.7, 0.8। तो हम कंफ्यूज ना हो कि ये बचा है या नहीं, तो हमें सिर्फ कह देता है 0 मर गया है, 1 बच गया है, ठीक है। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जो हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो वो एक्चुअली पीछे क्या कर रहा होता है। इतना तो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो प्रोबेबिलिटी दे रहा होता है, चांसेस दे रहा होता है कि इतने % चांस था बच गया, इतने % चांस है नहीं बचा, तो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करता है। मिसाल आपके सामने एक मेडिकल डायग्नोसिस की है, मैं ऑलरेडी इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये हमारे एक ले मैन के लिए तो 0, 1 चल जाता है, लेकिन मिसाल के तौर पे अब ये जैसे मेडिकल वाली एक है, तो मेडिकल के अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? एक डॉक्टर ये देखेगा कि कितने % चांस है कि ये जो सर्जरी हम करने लगे हैं, ये पेशेंट सर्वाइव कर लेगा कि नहीं करेगा। वो जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब नॉर्मल अगर मॉडल चलाएंगे, वो हमें दे देगा 1, ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन वो 1 कहाँ पे आ रहा है? वो 1 मॉडल ने कहा कि ये 50% से बिल्कुल ज़रा सा ऊपर है, तो मैं इसको 1 कह देता हूँ। 0.53 है कि ये सर्वाइव कर जाएगा, तो मॉडल कहेगा 1 बच जाएगा। तो डॉक्टर कहेगा ठीक है सर्वाइव कर जाएगा, सर्जरी कर दो, और वो पता चलता है कि बैकफायर हो तो गया। वो ये एज केसेस जो है ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। ऐसे सिनेरियोज के अंदर उन टेक्निकल पर्सन्स के लिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, ये एक डायग्राम ऐड की है। इस डायग्राम का मकसद आप लोगों को यही चीज़ समझाना है कि आपको एक एक्सिस नज़र आ रहा है जिसे कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस नज़र आ रहा है वाई एक्सिस, ठीक है। मैं उसमें पॉइंट कर रहा हूँ। नीचे जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमेशा आपके पास वैल्यूज होंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमेशा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो डिपेंड कर रहा होगा आपके डेटा के ऊपर कि किस किस्म का डेटा आता है, कौन सा पेशेंट है, उसका कौन सी वैल्यूज थी, वो बचेगा या नहीं बचेगा। मतलब डिपेंडेंट वो है जो आपने प्रोडिक्ट करना है, सादा तरीका, आसान सी बात है। इंडिपेंडेंट वो है जिन्हें इस्तेमाल करना है, डिपेंडेंट वो है जिसे प्रेडिक्ट करना है, जो आपका टारगेट वेरिएबल। ब्यूटीफुल, वेल सेड डॉक्टर साहब।
बिल्कुल। वेरी वेल समराइज्ड। अब आपके पास कुछ पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं 0 के ऊपर, कुछ पॉइंट्स आपको 1 पे नज़र आ रहे हैं और आपको एक बीच में डॉटेड लाइन नज़र आ रही है 0.5 के ऊपर। बेसिकली क्या किया जाता है? किया ये जाता है कि आपके पास 0 से 1 के दरमियान वैल्यू आनी है। आप ये कहते हैं 0.5 पे थ्रेशोल्ड लगा देते हैं। क्या कहते हैं? एक बाउंड्री डिफाइन कर दी कि जो इससे नीचे होगा 0.5 से, वो 0 की कैटेगरी में या नॉन सर्वाइवल की कैटेगरी में फॉल करेगा। आपने उसको हमेशा नॉन सर्वाइवल या डेथ की कैटेगरी में लेके जाना है। अगर वो 0.5 से ऊपर हो गया ज़रा सा भी, तो वो कैटेगरी उसकी बदल जाएगी, वो सर्वाइवल वाली कैटेगरी में चला जाएगा, वो लाइव वाली कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है? पीछे आपके पास प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे ये एक ब्लू डॉट जिस पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ, 0.8 के ऊपर है, 0.8 के ऊपर, इट मीन्स उसके चांसेस 80% थे, वो अबव कैटेगरी में है। नीचे वाला 0.3 उसकी परसेंट चांसेस थे, वो 0 की कैटेगरी में है। तो ये इस तरीके से आपके पास जो आप उसके रिजल्ट को अगर प्लॉट करें, ग्राफ के ऊपर देखें, विजुअलाइज करके, तो वो इस तरीके से आपके सामने आएगा कि कुछ पॉइंट्स इस बाउंड्री के करीब होंगे, कुछ इससे बहुत दूर होंगे, तो उनके बिल्कुल क्लियर चांसेस होंगे। तो नॉर्मली हम 0-1 में डील कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, वैल्यूज आ रही हैं, इसको हम नोटबुक में जाके भी दोबारा देखेंगे। सो टारगेट वेरिएबल के ऊपर हमारी पीछे से कोई सवाल आया? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सवाल Yes. रिपीट करता हूँ कि सवाल हमारे पास ये आया है कि जब हमने सेंटिमेंट एनालिसिस की पाइपलाइन एग्जीक्यूट की थी, तो वो हमें बताता था ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है और साथ एक वैल्यू देता था। तो सवाल ये है कि क्या वो वाली वैल्यू यही प्रोबेबिलिटी है? तो बिल्कुल वो जो हमारे पास वैल्यू आती थी, वो यही वाली प्रोबेबिलिटी होती थी कि अगर वो 0.8 है, 0.96 है, तो हम कहते थे ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो रिव्यू है ये पॉजिटिव है। अगर वो उसकी नेगेटिव दे रहा है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब 0.2 के साथ उसने स्कोर ये दिया है और कह के ये नेगेटिव है, तो इट मीन्स कि उसके जो चांसेस है नेगेटिव होने के वो बहुत कम है। तो एग्जैक्टली ये वही चीज है जो आपने पाइपलाइन में की थी। आज आप उसको जरा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ देख रहे हैं, मॉडल के साथ देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब हम करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो इस तरीके से आपके पास प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आती है। ठीक है, तो हमारी जितनी डिस्कशन थी उसका हमारा जो एक क्रक्स निकला है वो ये कि आपके पास ईडीए इंपॉर्टेंट है। ईडीए आपको लेके जाएगा कहाँ तक? टारगेट वेरिएबल तक। और उस टारगेट वेरिएबल आपको डिफाइन करेगा क्या यूज करना है, लीनियर रिग्रेशन यूज करनी है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करनी है। आज हम सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, लीनियर हम नेक्स्ट में करेंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हमने समझ ली कि उसके अंदर क्या होता है, 0-1 की वैल्यूज क्लासेस में डिफाइन करते हैं, बट एक्चुअली में पीछे प्रोबेबिलिटीज होती है। ये चीजें अब हम माइंड में रखते हुए अब कोलैब नोटबुक की तरफ मूव करते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम प्रैक्टिकली भी देख लें। ओके जी, ये नोटबुक हम टाइटैनिक वाले ही यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ईडीए परफॉर्म कर लिया था। अब मैंने जो हमारे टास्क है ना, उनको मैं थोड़ा सा मजीद डिवाइड किया है ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि आउटपुट्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, डेटा सेट हम लोड कर रहे हैं, डेटा सेट की शक्ल हम देख रहे हैं, डेटा सेट का हेड प्रिंट करवा के देखते हैं कि डेटा सेट में क्या था। ये कुछ स्टेप्स जो हैं वो पिछले हम रिपीट करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा मैं साथ एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्यूरियसी कि सर ये वाला पार्ट हमें समझ नहीं आया कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो इस पर हम इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और फिर आगे मूव करेंगे आज के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है जी, हमारे पास डाटा की इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमारे पास डाटा के अंदर कौन कौन से कॉलम हैं, किस कॉलम के अंदर कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉलम के अंदर वैल्यूज़ की तादाद है वो भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। और हमारे पास उसकी जो डेटा टाइप्स हैं वो भी प्रिंट होके आ रही हैं कि फ्लोट है, इंटीजर है या कौन सी टाइप है। उसके बाद हम लोग इसका एक हीट मैप जनरेट करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, हीट मैप में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हीट मैप तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ फुल डाटा, और उसके ऊपर मैंने एक फंक्शन अप्लाई कर दिया है इज नल का।
वो ये करता है कि अब हीट मैप तो जनरेट करेगा, लेकिन क्या करेगा, डेटा में से जाके वो तमाम वैल्यूज जो नल हैं उनको प्रोमिनेंट करेगा। तो मेरे पास ये प्रोमिनेंट वैल्यूज आ गई थी। अब मसला ये था कि इतनी ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज को मैं डिलीट करूंगा तो मेरा डेटा ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे एक इसका स्मार्ट सोल्यूशन चाहिए। स्मार्ट सोल्यूशन ये है कि मैंने कॉलम देखे, कॉलम में मुझे नज़र आया कि कैबिन वाला जो कॉलम है ना, ये तो इतना ज़्यादा मिसिंग है कि इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू खुद से भी एंटर करूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो डाटा सेट को ख़राब करेगा, रिजल्ट पे भी इम्पैक्ट डालेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, डाटा सेट में से ये वाला कॉलम निकाल देंगे। ये कॉलम निकाल के हमारे पास बचेगा सिर्फ ये एज वाला कॉलम। अब इसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी वैल्यूज मिसिंग है, बट हम एज का सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि एज के अंदर हम उसकी मीन वैल्यू या मीडियन या मॉड, इन तीनों में से हम कोई सी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। बट हमने ये देखा था कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस थी और डाटा सेट के अंदर के अपर क्लास थी, मिडिल क्लास थी, लोअर क्लास थी, और हर क्लास के अंदर एज डिफरेंस था कि जो अपर क्लास थी उसके अंदर ज़्यादा एजेड लोग थे। तो मैंने आगे सिंपल ये चीज़ की थी कि एक तो ये जो मेरा डाटा सेट है इसके अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाए। ये देखें, ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि अंदर हमारे पास एज डिफरेंस है हर क्लास का, तो हर क्लास का बॉक्स प्लॉट आपके सामने आ रहा है और हर क्लास की जो मीन वैल्यू है, जो मीडियन है, वो डिफरेंट रेंजेस पे है। तो क्यों ना हम जो एजेस वाली वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं वो क्लासेस के हिसाब से कर दें, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा हमारे डेटा के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। तो मैंने ये किया कि इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्यूट करना, ठीक है, कि मिसिंग वैल्यूज़ के अंदर आप जब डेटा डाल रहे होते हैं उसको कहते हैं इम्प्यूटेशन, सिंपल वर्ड में। तो मैं सिंपल करने क्या लगे हैं, लॉजिक ये थी कि डेटा फ्रेम में जाएं, ये चेक करें कि अगर एज वाला कॉलम, ठीक है, एज वाले कॉलम के अंदर वैल्यू नल है, मिसिंग है, तो क्या करो, चेक करो कि अगर उसकी जो क्लास है वो 1 है, 1 क्लास के अंदर हमने ये ऊपर से देखा कि उसकी जो वैल्यू आ रही है वो नियर टू 40 है, मतलब आप ये कह लो कि 37, आप 37.5 या 38 रख सकते थे। तो मैंने क्या कहा कि एज रिप्लेस कर दूँ वहाँ पे 37, क्लास 2 है, मिडिल क्लास है तो 29, अदरवाइज 24, मतलब ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं ये बिल्कुल क्लास 3 की, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने वैल्यूज़ रखवा दी और मुझे वो जो कॉलम है दोबारा रिटर्न कर दो, वापस भेज दो। ये जो फंक्शन मैंने बनाया ऊपर, ये मैंने अभी फंक्शन बनाया है, डेफिनेशन हुई है, ठीक है। एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रही है कि फुल डाटा, मेरा जो डाटा फ्रेम था उसके एज वाले कॉलम के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं कि फुल डाटा, ये मैंने एज का कॉलम दिया है, उसके अंदर मैंने क्लास बताई है, और क्या करो, ये 2 कॉलम लो और अप्लाई कर दो क्या, इम्प्यूट एज वाला फंक्शन जो मैंने बनाया है, और एक्सिस इज इक्वल टू 1 रखा है। इट मीन्स कि कॉलम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रो पे नहीं करना। रो पे जब आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो इट मीन्स वो रो को देखेगा और वो एरर जनरेट कर देगा कि इस तरह की रो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास कॉलम के अंदर वो वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगी, और हमने डिसाइड किया था कैबिन वाला हमने कॉलम डिलीट करना है, तो वो ये मैंने ड्रॉप का फंक्शन यूज़ किया और वो हमारे पास ड्रॉप हो गया। अब जब हमारे पास डेटा में से ये तमाम चीज़ें फिल हो गई, सब कुछ हो गया, अब हमारे पास ऐसा डाटा है कि कहीं पे रिप्लेसमेंट अगर कोई नल वैल्यू भी आ रही है तो वो बहुत थोड़े होंगे, हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं डेटा में से, तो हमारा डाटा बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ी सी वैल्यूज़ ख़त्म होंगी जिससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने डाटा के ऊपर ड्रॉप NA, वो तमाम रोज़ ड्रॉप कर दो जिनके अंदर वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल या नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फुल डाटा जो अब मेरे पास जो डाटा फ्रेम है वो प्रिंट करवा के हमने देखा था कि हमारे पास आगे नेम वाला कॉलम है, जेंडर वाला कॉलम है, और टिकट वाला कॉलम है, और इम्बार्क्ड वाला कॉलम है। इनके अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये किया था कि टिकट हमने चेक कर लिया था ऊपर एनालिसिस में कि कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, नेम कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, तो हम उसको उसमें से ड्रॉप कर रहे हैं। और हमारे पास जो जेंडर और इम्बार्क्ड वाला कॉलम है उसकी टाइप हमने ऊपर चेक की थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने टाइप चेक की थी और वो टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट वाली आ रही थी। ये इम्बार्क्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट है, और हमारे पास नेम है, इसमें ऑब्जेक्ट है। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट से इसकी टाइप में चेंज क्यों कर रहा हूँ, मैं टाइप इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ
कि ये जो जेंडर और इम्बार्क्ड वाला कॉलम है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इनको मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर दूं ताकि मैं मॉडल को पास कर सकूं। तो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहले बताना होगा ना कि ये कैटेगोरिकल कॉलम है, कैटेगरी वाला कॉलम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसका चेंज किया है टाइप, ताकि उस पर जब मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा तो वो उसको फंक्शन को पता होगा ये कैटेगरी वाला कॉलम है। लो जी, इसको मैं चेंज करके दे देता हूँ आपको। देन मैंने डाटा सेट प्रिंट करवाया। अब इसके अंदर से मेरे पास जो एक्स्ट्रा कॉलम थे, नेम वाला, टिकट वाला, वो रिमूव हो चुके हैं। और डेटा की डिस्क्रिप्शन है ये, अच्छा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास ये 5 नंबर समरी आ रही थी, ठीक है। इस पर हम ऑलरेडी बड़ी डिस्कशन कर चुके हैं तो इसको स्किप करते हैं। और अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ हमने देखी कि पैसेंजर आईडी थी, वो भी हम रिमूव करवा रहे हैं, ड्रॉप कर देते हैं डेटा सेट में से। डेटा सेट की शेप आगे प्रिंट होगी दोबारा से। हम डाटा को, क्योंकि हम शेप इसलिए बार बार प्रिंट करा रहे हैं कि हम चेक करते जा रहे हैं कि हमारा जो कॉलम है वो एग्जैक्टली डिजायर्ड कॉलम डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अंदर मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप डिलीट करते हैं लेकिन आपके पास रोज़ बहुत थोड़ी सी रह जाएंगी, 200 रोज़ रह जाएंगे, लेकिन जब शेप प्रिंट करेंगे आपको ये चीज़ें साथ साथ पता चल रही होंगी रन टाइम के ऊपर ये हो रहा है। ओके, देन मैंने क्या किया कि जो कॉलम्स थे, कौन कौन से, कैटेगरी वाले कॉलम, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तमाम कॉलम डेटा फ्रेम में जाओ, सेलेक्ट डेटा टाइप, कौन सी डेटा टाइप सेलेक्ट करो, कैटेगरी वाली, वो कॉलम जिनकी टाइप कैटेगरी है वो पिक कर लो, ठीक है। वो पिक कर लिए और उसने मुझे प्रिंट करवा दिया कि मेरे पास जेंडर और इम्बार्क्ड वाला कॉलम, ये दो हमने ऊपर खुद ही चेंज किए थे तो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हम गेट डमीज़ वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। वो क्या करेगा, उसकी कैटेगरी को एक नंबर असाइन कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जेंडर वाला है तो जेंडर फीमेल को वो 0 असाइन कर देगा, मेल को वो 1 असाइन कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हमें खुद एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, हमें फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। गेट डमीज आपको ये चीज़ करके दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले शर्त है कि उसको जो कॉलम दिया जाए उसकी टाइप कैटेगरी हो, फिर होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने 2 कॉलम बनाए हैं ये मेरे अभी ओरिजिनल डाटा सेट का पार्ट नहीं है, ये मेरा पूरा डाटा सेट है। ये 2 कॉलम मैंने बनाए हैं, इनको मैंने जोड़ना है। इसको कहते हैं कंकैटिनेशन, कंकैट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और ये दोनों कॉलम्स हम डाटा सेट में जोड़ देंगे और उसके साथ हमारा जो हेड है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम एक क्यूरी आई थी, सर मैं इस क्यूरी को बार बार एग्जीक्यूट करता हूँ तो जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करता हूँ वो कॉलम ऐड होते जाते हैं, तो उसका क्या चीज़ है ये आपके सामने। अगर मैं अभी करना नहीं चाह रहा क्योंकि फिर मुझे दोबारा से पीछे सारे स्टेप करने पड़ेंगे, मैं इसको दोबारा करूँगा तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये 2 कॉलम है, ये मेरा डाटा सेट है, इसमें ऐड करते जाओ। उसको नहीं पता कि ये क्या है, ये मेरी ओरिजिनल डाटा सेट है वो क्या है, उसमें 10 दफ़ा भी ये चीज़ ऐड होगी तो वो 11वीं दफ़ा फिर ऐड कर देगा। तो ये आपने इस चीज़ को खुद कंट्रोल करना है। देखें, जब हम कैटेगरी को कन्वर्ट करेंगे ना, क्वेश्चन आया, मैं रिपीट करता हूँ उसको, कि क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि जो हमारे पास इम्बार्क्ड वाला कॉलम है उसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं। अब हम जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास 2 कैटेगरीज शो करेगा। मैं आपके सामने इस हेड को प्रिंट करवाता हूँ। अब मेरे पास ये देखें, इम्बार्क्ड वाला कॉलम था QS, ठीक है। अब उसने किया ये है कि SQ, 3 कैटेगरीज थी ना, Q और S 2 कॉलम्स बना दिए इम्बार्क्ड के लिए। एक के अंदर आपको 0 और 1 नज़र आ रहा है S वाले में, और इम्बार्क्ड वाले में मेजॉरिटी आपको जीरोस नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपके पास थोड़ी सी सेग्रीगेशन हो जाती है कि अगर आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, एक का कॉलम उसने डिफरेंट कर दिया है, दूसरे का कॉलम उसने डिफरेंट कर दिया, लेकिन दूसरे कॉलम में उसने 2 कैटेगरीज को रख दिया है, ठीक है। इस तरीके से उसने कर दिया कि अब आप, क्योंकि आप बाइनरी क्लासिफिकेशन करें तो वो 2 कैटेगरीज को उसमें ले गया है S वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। इस तरीके से उसने उसको डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे अब इम्बार्क्ड वाला कॉलम आपको जो प्रीवियस है वो ऑलरेडी नज़र आ रहा है और इसके साथ आपको जेंडर वाला कॉलम ऑलरेडी नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पास जो आपने इनकोडिंग की है वो आपके लास्ट 3 ऐड हो चुके हैं। अब हमारा क्या काम है कि हमने जो जेंडर वाला कॉलम है और इम्बार्क्ड वाला कॉलम है जो पुराना था उसको हमने रिमूव करना है, तो हम उसको अब डेटा में से रिमूव कर देते हैं ये, ठीक है। और हमारे पास अब डेटा सेट आ चुका है जिसके अंदर कोई अब हमारे पास वैल्यू जो नंबर्स के अलावा मौजूद नहीं है। तमाम डेटा हमारा नंबरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब यहाँ से ना कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों को, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि टारगेट वेरिएबल हम करने क्या लगे थे। हमने यहाँ पर किया था कि मेरे पास एक पूरा फुल डाटा सेट है,
फुल डाटा सेट में से हमने जो टारगेट वेरिएबल सेलेक्ट किया हुआ है उसको हमने सेपरेट करना है। हमारे जो फीचर्स होंगे वो अलग रहेंगे और टारगेट अलग रहेगा। हमने ये चीज़ अभी सिर्फ सेलेक्ट करनी है, एक कॉलम को उसमें से अलग करना है। तो मैंने क्या किया, एक्स जिसको हमने बताया था कि डेटा साइंस की और मशीन लर्निंग की कन्वेंशन के अंदर हम एक्स जब भी कहेंगे तो वो इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा, फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो मैं ये कर रहा हूँ, फुल डाटा में से ड्रॉप कर दो सर्वाइव वाले कॉलम को, ठीक है। और तो ये क्या करेगा, पूरा डाटा सेट लेगा, उसमें से सर्वाइव वाला कॉलम को ड्रॉप कर देगा। मेरे पास क्या बचेगा, फुल डाटा सेट जिसमें से सर्वाइव वाला कॉलम नहीं है। इट मीन्स कि मेरे पास एक्स में क्या आ गए, फीचर्स, ठीक है। वाई वाला क्या है, वाई में मैं कह रहा हूं कि पूरे डाटा सेट में से जो सर्वाइव वाला कॉलम है वो लो और वो वाई में रख दो। तो वाई में क्या आ गया, आउटपुट में क्या आ गया, टारगेट में क्या आ गया, ये मेरा जो टारगेट वेरिएबल है वो आ गया वाई में, ठीक है। तो अब हमने सिंपल क्या कर लिया, टारगेट वेरिएबल और फीचर्स को सेपरेट किया है पूरे डाटा सेट में से। अब ये जो हमारे पास इनपुट आई है, ये मैं आपको उसकी शेप भी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास उसकी शेप बनती है। 889 मेरे पास रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं। मेरे पास एक्चुअल ऊपर 9 कॉलम्स थे, बट उसमें से अब टारगेट वाला रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से वाई है, वाई को जब हम डिस्प्ले करेंगे तो मेरे पास सिर्फ 889 आ रहा है और कॉमा के बाद कोई वैल्यू नहीं आ रही। इट मीन्स कि मेरे पास 889 रोज़ हैं बट एक ही कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ वो वैल्यूज़ मौजूद हैं 0 या 1, सर्वाइव्ड या नॉट सर्वाइव्ड। उसके बाद आगे हम क्या करते हैं कि हमारा ये टास्क था कि जब हमने फीचर्स और टारगेट को सेपरेट कर दिया है तो अब हमने इस डाटा सेट को तोड़ना है इस पोर्शन में कि कुछ अमाउंट हम डाटा सेट की ट्रेनिंग के लिए दे सकें और कुछ हम जब हम ट्रेन कर लें तो उस मॉडल को टेस्ट के लिए कर सकें। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी विजिबल हो कि इसमें कुछ रोज़ ऐसी हैं जिनका जो कलर है वो डिफरेंट है, अगर ये आप लोगों के पास कलर के अंदर विजिबल हो, बट हम क्या करते हैं कि एक अप्रोच ये है कि मैं डाटा सेट लूँ और उसकी सर्टेन रोज़ के ऊपर से जाकर नीचे से उसको मैं चॉप कर दूँ, काट दूँ, सीक्वेंस के अंदर से मैं नीचे वाला पोर्शन ले जाऊँ। उसका नुकसान ये होगा कि मेरे पास एक ही कैटेगरी के सारे डाटा सेट के जो वेरिएबल हैं वो आ सकते हैं कि सारे सर्वाइव वाले आ जाएं। तो जब मैं टेस्ट करूं तो वो मॉडल के जनाब बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, लेकिन जब आप कोई किसी को दिखाने जाए और वहाँ पर टेस्ट करवाएं तो वो कहे कि जनाब ये तो मेरा डाटा सेट ये काम नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं कि रैंडमली बीच में से वैल्यूज पिक करते हैं जो हमारे टेस्ट सेट के अंदर जाएंगी, टेस्टिंग वाले डेटा में जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 कैटेगरीज हो जाएंगी जब हम इसको तोड़ेंगे। हमारे पास फीचर्स वाला कॉलम जो हम ट्रेनिंग के लिए देंगे तो वो एक्स ट्रेनिंग के वक्त इनपुट जो जाएगी फीचर्स की एक्स ट्रेनिंग के वक्त आप उसको लेबल्स भी देंगे, ठीक है, आउटपुट भी दिखाएंगे कि जनाब ये तुम ले रहे हो इनपुट और ये इसकी आउटपुट है, इसको भी देखते जाओ, तो वो होगा वाई ट्रेन, ठीक है। उसके साथ हमने जो डाटा जब हम ट्रेन कर लेंगे मॉडल तो फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग के वक्त हम ये देखेंगे कि हम उसको एक्स टेक्स ये वाला पोर्शन वो देंगे एज ए इनपुट का टेस्टिंग के वक्त जो इनपुट डाटा है वो देंगे और वो हमें एक रिजल्ट जनरेट करके देगा, प्रिडिक्शन, जिसको हम कहेंगे प्रिडिक्शन, के मॉडल ने प्रिडिक्शन दे दी है मुझे, ठीक है। तो उस प्रिडिक्शन को हम कंपेयर करेंगे किससे, वाई टेस्ट के साथ, ठीक है। दोनों को बारी बारी देखते जाएंगे, ये मॉडल की प्रिडिक्शन है, ये वाई टेस्ट जो असल रिजल्ट इनका आना चाहिए था ये वो है, क्या मॉडल ने वही जवाब दिए हैं या नहीं दिए, उसकी बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस कैलकुलेट होती है, एक्यूरेसी कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल साइकिट लर्न आपको फंक्शन देती है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन के डाटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दो, बट आपने उन वेरिएबल्स के नाम खुद देने हैं और डिफाइन करने हैं कि एक्स ट्रेन आना चाहिए सबसे पहले, फिर एक्स टेस्ट है, फिर वाई ट्रेन है, फिर वाई टेस्ट है, ठीक है। और आप वेरिएबल उसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी दे रहे हैं, एक्स कॉलम, एक्स और वाई। एक्स और वाई में क्या पड़ा है, एक्स में आपके पास सारे फीचर्स हैं, वाई में आपके पास सारे उसके टारगेट वेरिएबल की आउटपुट्स मौजूद हैं।
तो वो उसको डिवाइड कर देगा आपको, आप ये फॉर्म दे रहे हैं x y, और ये आपको ये 4 वेरिएबल्स, ये जिस तरीके से आपको 4 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट, ये आपको मिल जाएंगे। और 0.0 मैंने टेस्ट साइज़ रखा है, मतलब कि 20% डेटा, फुल डेटा में से 20% डेटा टेस्टिंग के लिए निकाल लो। अगर मैं 0.3 कर दूँ तो 30% डेटा टेस्टिंग के लिए आ जाएगा। अगर मैं 0.6 कर दूँ तो क्या होगा, 60% डेटा टेस्टिंग के लिए आ जाएगा, और ट्रेनिंग के लिए थोड़ा डेटा बचेगा और मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं होगा, रिजल्ट हमारा ख़राब होगा। रैंडम स्टेट क्या करती है, रैंडमली बीच में से डेटा को पिक करेगी, सीक्वेंस में से पिक नहीं करेगी, रैंडमली बीच में से रोज़ उठाएगी कि हर कैटेगरी जो है उसके डिफरेंट जो रोज़ हैं वो मेरे पास आ जाएं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये तमाम डेटा सेट है, उनकी शेप और उनके अंदर जो कॉलम्स मौजूद हैं। अब इसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि एक्स ट्रेन के अंदर मेरे पास टारगेट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो अगर आ रहा हो तो यहीं से आप लोगों की मिस्टेक निकल आएगी। ओके, वाई ट्रेन में क्या होना चाहिए, सिर्फ मेरे पास 0 1 कैटेगरीज टारगेट वेरिएबल वाली वैल्यूज़ वो होनी चाहिए, ठीक है। और एक्स टेस्ट में मेरे पास क्या होना चाहिए, एक्स टेस्ट में मेरे पास फीचर्स होने चाहिए, बट वो कितनी है, 178 रोज़ हैं, थोड़ी रोज़ हैं। ट्रेनिंग के अंदर मेरे पास 711 रोज़ हैं। ओके, अभी तक हमने क्या काम कर लिया है, अभी तक हमने 4 पोर्शंस में डेटा को डिवाइड कर लिया था, और अब हमने मॉडल को देना है। तो मॉडल को हमने ट्रेनिंग के वक्त कौन सी चीज़ें देनी है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है जी। साइकिल लर्न की लाइब्रेरी हमने यूज़ की और उसमें से मैंने इंपोर्ट करवा लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फंक्शन जो है वो मैंने कॉल किया और उसको मैंने एक वेरिएबल में रखवा दी, ठीक है। ये वेरिएबल अब क्या करेगा, इसके ऊपर मैं फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ फिट का। फिट क्या करता है कि इस फिट के फंक्शन के अंदर आप इनपुट डेटा देते हैं। इनपुट डेटा में क्या जाएगा, इनपुट फीचर्स और इनपुट के वक्त, और दूसरी चीज़ क्या होगी, टारगेट वेरिएबल, ठीक है, वाई ट्रेन। ये आप इसको देंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपके पास यहाँ पे उसकी जो ट्रेनिंग है वो हो गई। अब आपने मॉडल टेस्ट करना था, मॉडल टेस्ट करते हुए आपने वही वेरिएबल लिया और क्या किया, प्रेडिक्ट का प्रेडिक्ट का फंक्शन यूज़ किया, बट इसमें अब आपने सिंपल क्या देना है, ट्रेनिंग का जो टेस्टिंग का इनपुट डाटा देना है, एक्स टेक्स्ट देना। अच्छा, एक मिनट, जो है ना, इधर बच्चों को ना शायद आइडिया नहीं हुआ कि मॉडल ट्रेन हो गया, हाँ, ये है ना, इतनी तेज़ी से ट्रेन हुआ है कि शायद उन्हें आइडिया नहीं हुआ। ये जो फिट का फंक्शन है ना, हम ज़्यादातर आपको साइकिट लर्न ही करवाएंगे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। इसमें ख़ास बात यह है कि हर एल्गोरिदम के लिए आपको एक फ़िट का फंक्शन मिलेगा। आपने फ़िट का फंक्शन जब भी देखना है, इसका मतलब है कि ये मॉडल को ट्रेन करता है, ठीक है। फ़िट का फंक्शन आपके मॉडल को ट्रेन करता है। आपने फ़िट का फंक्शन कॉल करना है तो आपका मॉडल जो है वो ट्रेन हो जाना है, और जब आपका मॉडल ट्रेन हो गया तो फिर आप प्रेडिक्ट करेंगे तो वो फिर आपको जवाब देगा। आपको याद है ना, मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक एआई का मॉडल 2 स्टेट में हो सकता है, या तो वो ट्रेनिंग कर रहा होगा या वो इन्फ्रेंस कर रहा होगा। तो फिट का फंक्शन मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ होता है साइकिट लर्न में, और जो प्रेडिक्ट का फंक्शन है वो इन्फ्रेंस करने के लिए, यानी प्रेडिक्शंस करने के लिए यूज़ होता है। जी हारिस, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें क्या होगा, थोड़ी सी चेंजिंग्स आया करेंगी। हमारे ऊपर वाले स्टेप्स थोड़े से सेम ही रहेंगे कि हम ईडीए परफॉर्म किया करेंगे और डेटा को देखा करेंगे, डेटा को इसी तरीके से स्प्लिट किया करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे जो मॉडल्स हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जगह लीनियर रिग्रेशन आ जाएगी, टारगेट वेरिएबल बदल जाएगा जिसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगानी है, ठीक है। ये फंक्शन बदल जाएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जगह लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। बाकी आगे फिट वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, डेटा भी आपने उसी तरीके से देना है। तो ये चीज़ें अभी प्रैक्टिस होंगी तो आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब मैंने क्या किया कि मैंने प्रेडिक्शन के लिए उसमें इनपुट टेस्टिंग डाटा दे दिया, और मैं अब प्रेडिक्शन को प्रिंट करवा रहा हूँ कि मेरे पास प्रेडिक्शन आ रही है। आपके पास सामने आ रहा है 0 और 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 0 और 1 दे देता है कि ये 0 क्लास का है, ये 1 क्लास का है, ये सर्वाइव नहीं किया, ये सर्वाइव कर गया। और मेरे पास 178 आंसर्स आ रहे हैं, क्यों, मेरे पास डाटा सेट में इनपुट जो मैंने टेस्टिंग के लिए दिया था उसमें भी 178 रोज़ थी। अब क्या करते हैं कि जो मैंने आपसे बात की थी कि
जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो एक्चुअली आपको प्रोबेबिलिटीज़ देता है कि ये इस चीज़ की इस क्लास में होने की ये प्रोबेबिलिटी है, इतने % चांस है कि ये सर्वाइव कर गया, इतने % चांस है ये सर्वाइव नहीं किया। तो अब आपके सामने ये जो फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यूज़ आ रही हैं ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जैसे 0.1, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर देखूं तो इसकी क्लास है 0, ठीक है। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल लेते हैं 0.6, तो इसकी क्लास होनी चाहिए 1। अब मैं उसमें से मैच नहीं कर सकता क्योंकि ये वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उसका एक तरीका मैंने किया कि मैंने दोनों को एक साथ साइड बाय साइड प्रिंट करवा लिया कि अब आपको ये आसानी हो जाएगी कि 0.56 वाला भी 1 की कैटेगरी में, सर्वाइव की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, लेकिन उसके चांसेस आप देख लें कि बिल्कुल ऐसे हैं कि ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मॉडल आपको क्या बता रहा है? 1। आपको अब क्योंकि ये चीज़ें आप सीख रहे हैं, ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक ले मैन में और आप लोगों में डिफरेंस होना चाहिए कि आप ये बता सकते हैं हाँ भाई 1 तो आ रहा है, लेकिन इसकी पीछे वाली प्रोबेबिलिटी तो बताओ कि वो कितनी है, उसकी बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। इससे बाद में हम कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रेडिक्शन तो 1 है लेकिन मॉडल का कॉन्फिडेंस कम है। हाँ ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से confidence जिससे भी कहते हैं आपसे टीचर एक सवाल करते हैं लेकिन आप जवाब तो दे देते हैं, लेकिन आपके अंदर होता है यार ये हिचकिचाते हो हुए सकता- देते हाँ, हैं यार पता यार नहीं हो ठीक हो सकता है या ठीक गलत हो। होगा कि हाँ। आपका जवाब तो ठीक होगा लेकिन कॉन्फिडेंस कम होगा। ठीक? और एक तो यहाँ सवाल भी ऐसा ही जिसका है। आपको जवाब बहुत अच्छा हो तो आप इतने फौरन। कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब देते हैं। फर्ज है कि आप अगर आपको टीचर कहे भी कि ये गलत है तो आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये मैंने ठीक जवाब दिया है। क्यों? आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपको यकीन होता है उस चीज़ पे। इसी तरीके से मॉडल्स भी काम करते हैं कि उनकी भी कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। तो मॉडल इवैल्यूएशन पे जब हम आते हैं तो मॉडल इवैल्यूएशन हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखने लगे कि वो कितने % ओवरऑल अच्छा जवाब दे सकता है कि अगर मैं उससे 100 सवाल करूं तो उन 100 सवाल में से कितने मेरे पास ठीक जवाब आएंगे। इवेल्युएट का हारिस क्या मतलब होता है? ये बच्चों से पूछ लें फिर। चेक करना। हाँ, मेरा ख्याल है कि किसी को टेस्ट करना जो बात आती है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से चेकिंग होती है, इवैल्यूएशन होती है, का वर्ड हम नॉर्मल डे लाइफ में या स्कूलों के अंदर यूज़ किया जाता है कि बच्चों की इवैल्यूएशन हो रही है, तो इट मीन्स कि बच्चों को चेक किया जा रहा है। इसी तरीके से मॉडल को भी चेक किया जा रहा है कि भाई अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से ट्रेन हो गए हो कि नहीं हो। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को जितना आपने पढ़ाया उसको चेक किया जा रहा है। बिल्कुल। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि साइकिड लर्न में से ही एसके लर्न की जो जिसको हम एसके लर्न भी कहते हैं, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट करवा रहा हूँ। मैंने साथ भाई एक और जी जी क्विज है आज? जी जी जी, क्विज जी, है आज। बिल्कुल है। इसके फौरन बाद हमारा क्विज है। तो बच्चे पहले से तैयार हो जाएंगे। ओके, तो एक्यूरेसी स्कोर हम प्रिंट करवा रहे हैं क्लासिफिकेशन मॉडल का। मैं ये कर रहा हूँ कि एक्यूरेसी स्कोर का फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ किस पे? उस एक्यूरेसी स्कोर के फंक्शन के अंदर मैं क्या-क्या दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ दे रहा हूँ कि टेस्टिंग के वक़्त एक्चुअल जो रिज़ल्ट आने चाहिए थे वो दे रहा हूँ, और वो रिज़ल्ट जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं, वो दे रहा हूँ। ताकि दोनों का कंपैरिज़न होगा कि ये एक्चुअल में 1 होना चाहिए था लेकिन इसने 0 दिया तो ये गलत हो गया। इस तरह से कंपैरिज़न किया जाएगा। उसको मैंने एक राउंड के फंक्शन में दे दिया कि वो क्या करेगा, मुझे जो बड़ी-बड़ी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही थी ना, डेसिमल के बाद 10-10 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ देगा। और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जनाब 82% हमारे पास जो मॉडल है वो एक्यूरेट है। ये एक्यूरेसी वेरी कर सकती है। जब आप टारगेट वेरिएबल को गलत चूज़ कर लेंगे तो वो बिल्कुल धड़म से नीचे चली जाएगी। आपकी डाटा प्री प्रोसेसिंग खराब होगी, तब भी ये एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप डाटा को कितना अच्छा प्रोसेस करते हैं, कितना अच्छा टारगेट वेरिएबल लेते हैं और किस आप मॉडल ट्रेन करते हैं। सो ये आज का लेक्चर था और उम्मीद है कि अब बच्चों को जो क्यूरी सी उनकी वो क्लियर हो गई होंगी और ये चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी। लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी ये वाले कॉन्सेप्ट दोबारा से डिस्कस होंगे, तो जो अभी भी कोई कसर रहती है तो वो उसमें भी पूरी हो जाएगी। क्विज। अच्छा, क्विज। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि एक्यूरेसी जो है ना, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन पे अप्लाई होती है। लीनियर रिग्रेशन पे एक्यूरेसी निकालने की कोशिश ना कीजिएगा, उसकी एक्यूरेसी नहीं निकलती। ठीक है, ये ज़हन में रखना।